हेलो दोस्तों। आज हम जो है उत्तराखंड की पहली क्लास जिसमें हम उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड क्या है। उत्तराखंड उत्तराखंड एक हिमालय का क्या है, अभिष्ट अंग है। क्या है, हिमालय का एक अभिष्ट अंग है। ठीक है, उत्तराखंड एक हिमालय का अभिष्ट अंग है। हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय क्या है, विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। अधिकांश भाग कहाँ कहाँ पर बना है इसका, टर्शियरी युग में बना है। अधिकांश भाग टर्शियरी युग में बना है, जिसे हम तृतीय कल्प में निर्मित भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, तृतीय कल्प में निर्मित है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको, क्या इसको देखेंगे, भौगोलिक संरचना, स्थलाकृति विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर हिमालय को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। किस किस में, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर हिमालय को सामान्यतः 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटते हैं। देख लो, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसके बाद कौन चौथा, शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, ये 4 भाग हो गए इसके। अब देखो ट्रांस हिमालय जो है, ये क्या है, ये आपका लगभग 4200 मीटर से ऊपर को आता है। ट्रांस हिमालय, ठीक है, 4200 मीटर से ऊपर को आता है। और जो है आपका वृहद हिमालय भी इसी प्रकार आता है, जो ये आता है आपका 2500 से 4200 लगभग, मान लो, मतलब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और खुद के समझने के लिए भी। ठीक है, फिर लघु हिमालय आता है, उसके बाद शिवालिक आता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या आता है, दून क्षेत्र आता है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के क्षेत्र में बीच में दून क्षेत्र आता है। और जो है उसके बाद शिवालिक के बाद भाबर, तराई और जो है क्या आता है, गंगा का मैदान आता है। भाबर, तराई और गंगा का मैदान आता है। अब देख लें जो हमारा ये है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय जो है किससे अलग होते हैं, सचर जोन से अलग होते हैं। किससे, सचर जोन से अलग होते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय और जो वृहद हिमालय होते हैं सचर जोन से अलग होते हैं। जो ट्रांस हिमालय होता है ये वृष्टि छाया प्रदेश होता है, क्योंकि वृहद हिमालय के उत्तर में है, तो ये क्या है, एक वृष्टि छाया प्रदेश है को ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय है, इसके मध्य मुख्य सीमांत भ्रंश आएगी। क्या है, मुख्य सीमांत भ्रंश। लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या आएगी, मुख्य सीमांत भ्रंश आएगी। ये इससे अलग होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये जो वृहद हिमालय है, वर्ष भर वृहद हिमालय वर्ष भर हिमांशित रहता है। वर्ष भर इसमें बर्फ रहती है। ठीक है, और सर्वाधिक, उसके बाद देखें तो सर्वाधिक जो पर्यटक क्षेत्र है ना, वो कहाँ पर है, लघु हिमालय में। सर्वाधिक पर्यटक क्षेत्र कहाँ पर है, लघु हिमालय में है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते कहाँ है, वो कहाँ पर जाते हैं, शिवालिक हिमालय में। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ जाते हैं, शिवालिक हिमालय में। और जो वृहद हिमालय है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, वृहद हिमालय में क्या है कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और मसूरी। मसूरी नहीं आएगा इसमें, मसूरी लघु हिमालय में आएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, और ग्लेशियर मिल जाएंगे। सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर मिलते हैं आपको, वृहद हिमालय के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और नदियों का उद्गम होता है वो भी यहाँ पर वृहद हिमालय से होता है। और ये जो शिवालिक है इसे हम कहेंगे बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय कहेंगे। और इसे पुराणों में मैनाक पर्वत कहा गया है। क्या कहा गया है, मैनाक पर्वत। शिवालिक को पुराणों में क्या कहा गया है, मैनाक पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सबसे बाह्य हिमालय होता है। उसके बाद भाबर की बात कर ले, तो ये नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से जो है भाबर बनता है। जैसे ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, यहाँ से नदियां आई, ये नदी आई, ये जैसे ट्रांस हो गया, वृहद हो गया, लघु हो गया, उसके बाद ये शिवालिक आया, उसके बाद ये उबड़ खाबड़ वाला ये वाला एरिया भाबर है। ये यहाँ से जो नदियां आई अपना सारा अवसाद जो यहाँ पर डाल देती हैं। तो जो कंकड़ पत्थर वाली जमीन होती है वो यहाँ पर होती है, कहाँ पर, भाबर में। कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है। नदियां जमीन के नीचे चली जाती है, मतलब पत्थरों के नीचे चली जाती है। कहाँ पर आती है, फिर बाहर तराई में आती है। ठीक है, और तराई जो है सबसे क्या है, तराई तराई जो है सिंचाई सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है तराई। ठीक है, इसके नाम पर इसका नाम तराई पड़ा है। और यहाँ पर देख ले जो भावर है ना, वो भावर एक क्या है, कुमाऊनी शब्द है। क्या है, कुमाऊनी शब्द। भावर का मतलब क्या होता है, भवरी जाना। पुराने टाइम पे देखो, पुराने टाइम पे क्या होता था, यातायात के लिए कोई साधन नहीं था, तो लोग
घोड़ों या खच्चरों में आते थे पहाड़ों की तरफ। तो जो भाबर वाला एरिया है वो अत्यधिक यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक जंगल पाए जाते हैं, तो जिससे लोग यहाँ पर क्या हो जाते थे, भबरी जाते थे। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, भाबर पड़ा। ये एक कुमाऊनी शब्द से बना हुआ है, ठीक है। फिर गंगा का मैदान आ जाता है। गंगा का मैदान क्या है? गंगा का मैदान अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ दो ही जिलों में हमें सिर्फ गंगा का मैदान एक ही जिले में दिखाई देता है, किसमें, हरिद्वार में। किसमें, हरिद्वार में दिखाई देगा। हरिद्वार में गंगा का मैदान दिखाई देता है। तो इतनी सी हमने बातें यहाँ पर देख ली। अब हम देखेंगे सीधे ट्रांस हिमालय क्या है। विस्तार देख लो, उत्तर पूर्वी भाग, अंतिम सीमा, 33 भ्रंश, ठीक है। 33 भ्रंश से बना है, जिसे सचर जोन भी हम कहते हैं। दक्षिण में 33 भ्रंश द्वारा वृहद हिमालय से पृथक होता है। ये वृष्टि छाया प्रदेश भी क्या है, ये वृष्टि छाया प्रदेश भी है। वृष्टि छाया प्रदेश क्यों? ऐसा क्षेत्र जो किसी पहाड़ या पठार के पीछे होने के कारण बारिश से बच जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, वृहद हिमालय देख लेंगे, ठीक है। ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश से जो है लघु हिमालय से अलग होता है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश से किससे अलग होता है, लघु हिमालय से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद विस्तार देख लें। विस्तार, इसका विस्तार हम देखेंगे तो इसका विस्तार हम यहाँ पर देखें तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश से उत्तरी सीमा तिब्बत तक इसका विस्तार होगा। मुख्य केंद्रीय भ्रंश से उत्तरी सीमा तिब्बत तक इसका विस्तार होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आंतरिक मुख्य महाहिमालय कहा जाता है। इसे आंतरिक मुख्य और महाहिमालय कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक मुख्य और महाहिमालय कहा जाता है। इस क्षेत्र में नंदा देवी, बंदरपूछ, केदारनाथ, सतोपंथ, चौखंबा, कामेट और त्रिशूल पर्वत श्रेणियां आती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये सारी कहाँ पर आएंगी, वृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और प्रमुख जो जिले आते हैं इसमें, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं उसके बाद इस क्षेत्र में ग्लेशियर और हिमनद होते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें ह्यूगल और या बमक कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर और हिमनद को ह्यूगल या बमक कहा जाता है। और हिमालयी नदियों के जल स्रोत होते हैं, हिमालयी नदियों के जल स्रोत होते हैं, ठीक है। अब ये मैप है तो ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से हो गया, तो इसको किसी बाद में समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे हम जो इस वृहद हिमालय में चोटियां हैं उनके नाम। सबसे पहले यहाँ से 4 चोटियां जो हमें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। टॉप की 4 चोटियां तो आपको याद होनी ही चाहिए। देखो, सबसे पहले नंदा देवी चोटी देखेंगे। इसको कैसे याद करना है, 78 17 मैं ऐसे याद करता हूँ। मैं कैसे याद करता था, मैं 78 17 करके इसे याद करता था। नहीं तो 7817 है इसकी। फीट में इसकी ऊंचाई कितनी है, 25,643। कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है, ठीक है। 25,643 इसकी है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत है नंदा देवी। फिर कामेर आता है, फिर नंदा देवी, पूर्वी सुनंदा आती है, फिर अभिगमन आता है। बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसका नाम, अभिगमन, ठीक है। चौथा पर्वत है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई में चौथा पर्वत अभिगमन, ठीक है। हम देख लेते हैं सबसे पहले नंदा देवी हमने देख लिया। अब कामेर देखेंगे, 77 56 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 77 56 इसकी ऊंचाई होगी। फीट में देखें तो 25,446 इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर मिलेगा, चमोली में मिलेगा। फिर नंदा देवी पूर्वी से सुनंदा के नाम से जानते हैं। 74 34 इसकी ऊंचाई है। और इसकी 24,390 इसकी फीट में ऊंचाई है। और पिथौरागढ़ और चमोली जिले में ये हमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अभिगमन। अभिगमन देखेंगे जो कि 73 55 इसकी ऊंचाई है। फीट में देखेंगे तो 24,131 इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर मिलेगा, अभिगमन, चमोली में, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से इनको नॉर्मल में देख लो, ठीक है। याद करने के लिए कर सकते हो। माणा पर्वत 72 72 इसकी ऊंचाई है। फीट में देखें तो 23,858 इसकी ऊंचाई है। कहाँ मिलेगा, चमोली। मुकुट पर्वत मिलेगा 72 42 इसकी ऊंचाई है। और 23,760 जो है इसकी फीट में ऊंचाई है। कहाँ मिलेगा, चमोली में। फीट में ज्यादा याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हरदेवल आ जाता है 71 51, चमोली, पिथौरागढ़। चौखंबा आ जाता है 71 38, रुद्रप्रयाग, चमोली। उसके बाद त्रिशूल वन आ जाता है 71 20, चमोली में। फिर माणा पश्चिम उत्तर आ जाता है 70 92, चमोली में। फिर आता है सतोपंथ आ जाता है 70 75, चमोली, उत्तरकाशी। त्रिशूली आ जाता है 70 74, चमोली, पिथौरागढ़। केदारनाथ 69 40, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। पंचाचूली 69 05, पिथौरागढ़। मृगथनी 68 55, चमोली, बागेश्वर। नीलकंठ 65 जो है 96, चमोली। बंदरपूछ 63 16, उत्तरकाशी। अब आते हैं नंदा देवी पर्वत, ठीक है। नंदा देवी पर्वत को हम पूरा पढ़ेंगे। चोटी पर फतेह करने का प्रथम प्रयास 1905 में हुआ था। किसने, टीजी लॉन्गस्टॉक। जो है
जो है 5875 मीटर की ऊंचाई तक चढ़े थे और इस स्थान को लॉन्ग स्टॉप फॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या याद करना है इसमें? नंदा देवी की चोटी पर फतेह करने का प्रथम प्रयास 1905 में किसने किया था? टीजी लॉन्गस्टॉफ ने किया था। ये जो है 5875 मीटर की ऊंचाई तक चढ़े थे। आज भी इसे लॉन्ग स्टॉप फॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम देखेंगे, अब सर्वप्रथम जो है चढ़ने में सफलता प्राप्त की 29 अगस्त 1936 को बिल टिलमैन व नोएल ओडेल ने सर्वप्रथम नंदा देवी की चोटी पर फतेह किसने प्राप्त की थी? बिल टिलमैन और नोएल ओडेल ने की थी 29 अगस्त 1936 को। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी की पूर्वी चोटी पर सर्वप्रथम फतेह किसने की थी? पोलैंड की टीम ने किया था और 1939 में किया था। ठीक है, अब प्रथम बार महिलाओं में देखो 1981 में किसने किया था? रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक है, रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल। ये अगर कभी ऐसे मिलान में आ जाए ना कि इनमें से कौन पर्वतारोही नहीं है, तो उन चीजों के लिए ये नाम याद रखने क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल, तीन नाम आपको पता चल गए कि ये क्या है, पर्वतारोही है। और प्रथम बार महिलाओं ने जो है 1981 में जो है क्या किया था? नंदा देवी पर फतेह किया था। ठीक है, अब आएंगे कामेट पर्वत। कामेट पर्वत देखा, प्रथम आरोहण जब हुआ था वो 1931 में हुआ था। प्रथम आरोहण किसने किया था? फ्रैंक स्मिथ और उसकी टीम ने, जिसमें इरिक सिफ्टॉन और होल्ड होल्डस वर्थ और लीवा शेरपा आते हैं। ठीक है, लीवा शेरपा आते हैं। ठीक है, ये कामेट पर चलने वाले प्रथम आरोहण करता थे जो पर्वतारोही थे। 21 जून 1931 को। ठीक है, ये होता है। अगर 21 जून को देखें तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आता है। ठीक है, होता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून। कर्क रेखा में क्या होता है उस दिन? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, 21 जून को। अब देखेंगे हम इसके बाद लघु हिमालय को। यहाँ से क्या देंगे? लघु हिमालय को। ठीक, देखा लघु हिमालय को। मुख्य सीमांत भ्रंश से जो है शिवालिक और जो है क्या होता है? मुख्य सीमांत भ्रंश से शिवालिक से अलग होता है। ठीक है, मुख्य सीमांत भ्रंश से शिवालिक से अलग होता है। ये है वृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य उत्तराखंड का विशाल जो है मध्यवर्ती भाग है, लगभग 75 किलोमीटर चौड़ाई वाला। ठीक है, शिवालिक और वृहद के बीच में लगभग 75 किलोमीटर चौड़ाई वाला विशाल भाग है। ठीक है, मध्यवर्ती भाग। अधिकांश चट्टानें किससे बनी होती हैं? इसकी कायांतरित चट्टानें हैं। लघु हिमालय की अधिकांश चट्टानें किससी हैं? कायांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, और वृहद हिमालय की जो है अवसादी चट्टानें होती हैं। वृहद हिमालय की अवसादी और तराई की अवसादी चट्टानें होंगी। ठीक है, तराई की जो मिट्टी होगी वो अवसादी मिट्टी होगी, चट्टान नहीं कहेंगे उसे, मिट्टी कहेंगे। तो लघु हिमालय की अधिकांश चट्टानें कायांतरित हैं। ये ईओसीन युग की चट्टानें किसकी हैं? ईओसीन युग की चट्टानें। ठीक है, यहाँ पर आपको कोर्णधारी वन और घासों का विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके इसके यहाँ पर जो है सबसे पहले देखें कोणधारी वन होंगे और घासों का क्या होगा? विस्तार होगा। घासों का विस्तार कैसे होगा? जो हमारा लघु हिमालय है उसके नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में हमें घासों के मैदान पाए जाएंगे, जिसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार कहते हैं। और हिमाचल में क्या कहेंगे इसे? हिमाचल में कहेंगे थच। क्या कहेंगे? हिमाचल में थच कहेंगे। और जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? मर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? मर्ग, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एक आपका सोनमर्ग आता है और एक गुलमर्ग आता है। ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, अब देखें ये जो है वलित एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। ये क्या है? वलित एवं कायांतरित चट्टानों से क्या है? निर्मित है। ठीक है, अब इसके बाद देखें नेपशीट व विभिन्न खंडों की परतें यहाँ पर बिछी हुई हैं। कहाँ पर? लघु हिमालय में। लघु हिमालय में नेपशीट और विभिन्न खंडों की परतें बिछी हुई हैं। इन स्थलों को संरचनात्मक खिड़की कहते हैं। संरचनात्मक खिड़की क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? अगर कभी आ जाए तो संरचनात्मक खिड़की क्या है? नेपशीट व विभिन्न खंडों की परतें बिछी हुई हैं तो उन्हीं को हम संरचनात्मक खिड़की कहेंगे। तो उसके उसके बाद हमें देखेंगे, यहाँ देखेंगे चूना पत्थर डोलामाइट आदि की क्या है? मोटी परतें यहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, चूना पत्थर डोलामाइट की मोटी परतें यहाँ पर पाई जाएंगी। और पिथौरागढ़ का काल के क्षेत्र सोप स्टोन के लिए, और नैनीताल का क्षेत्र में कोल थ्रस्ट, और अल्मोड़ा में दूधातोली थ्रस्ट व बागेश्वर घाटी में खनन जोन क्या है? इसके प्रमुख उदाहरण है। क्या क्या देखना हमने? पिथौरागढ़ में काल के क्षेत्र हो जाएगा, जिसे सोप स्टोन के लिए फेमस है। नैनीताल का क्रूल थ्रस्ट, अल्मोड़ा में दूधातोली थ्रस्ट और बागेश्वर घाटी का खनन जोन इसके का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, फिर देखेंगे जो है ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि अल्मोड़ा पौड़ी पिथौरागढ़ में तांबे जिप्सम और मैग्नीसाइट की खाने यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, देखो
तांबे, जिप्सम और मैग्नेसाइट की। अब मैग्नेसाइट को देख लें तो मैग्नेसाइट में एक पिथौरागढ़ का चंडाक आएगा और जो है अल्मोड़ा का क्या आएगा, जिरोली। क्या आएगा, जिरोली। ठीक है, पिथौरागढ़ का चंडाक और अल्मोड़ा का जिरोली जो है जो मैग्नेसाइट के खानों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अब देख लें इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, और कोणधारी सघन वन, प्रकार के कोणधारी सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ में वृहद हिमालय की तरफ ढालों में क्या है, इसके अभी बता दिया था जो मैंने, इसके घास के मैदान है जिसे कश्मीर में मरवे कहते हैं। हिमालय में, हिमाचल में थच कहेंगे, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, दून क्षेत्र। दून क्षेत्र क्या है, हिमालय के अध्ययन के अनुसार इसे लघु हिमालय का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, पर ये उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में इसे क्या किया गया है, पृथक किया गया है, लघु व शिवालिक हिमालय कहेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखेंगे दून क्षेत्र और उनकी स्थिति, ये यहाँ पर थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे देहरादून, जो कि कहाँ है, देहरादून में है। सबसे विस्तृत दून कौन सा है, सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है। ठीक है, उसके बाद पछुआ दून, वो कहाँ पे पड़ेगा, शीशम बाड़ा क्षेत्र, देहरादून। सबसे पछुआ दून, पछुआ दून शीशम बाड़ा क्षेत्र कहाँ पर, देहरादून। फिर पूर्वी दून भी देहरादून में आ जाएगा। फिर देखो चौखम दून, चौखम दून कहाँ है, पौड़ी में। चौखम दून कहाँ है, पौड़ी में है। फिर चंडी दून है हरिद्वार, चंडी दून कहाँ है, हरिद्वार में। पाटली दून नैनीताल में, कोटा दून नैनीताल में, और हरकी दून उत्तरकाशी। ये ना हो कि हर की दून में आप क्या करो, हरिद्वार लगा दो। ठीक है, हर की दून कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शिवालिक श्रेणियां। अभी तक हम कहाँ चल रहे थे, लघु हिमालय में चल रहे थे। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दून क्या पड़ती है, दून घाटियां पड़ती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ती है। ठीक है, दून घाटियां, जो आपको मैंने फर्स्ट में बताया था। ठीक है, हम देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे शिवालिक श्रेणियां। भावर से फ्रंटल थ्रस्ट से अलग होंगी, भावर से फ्रंटल थ्रस्ट से अलग होती है। ठीक है, मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित होते हैं। हिमालय के अंतिम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय की क्या है, अंतिम पर्वत श्रृंखला है, कौन, शिवालिक। इसे प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत कहा गया है। देखो, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, प्राचीन ग्रंथों में से क्या कहा गया, मैनाक पर्वत कहा गया है। उत्तराखंड का हृदय स्थल है, उत्तराखंड का हृदय स्थल कौन है, शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड का हृदय स्थल जो है शिवालिक की पहाड़ियां आती है। बाह्य हिमालय व हिमालय का पात कहलाता है, बाह्य हिमालय व हिमालय का पात कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लें, भाबर जो मैंने आपको बताया था, कुमाऊनी भाषा से बना हुआ है। भाबर किससे बना हुआ है, कुमाऊनी भाषा से निकला हुआ है। यह पथरीला समतल क्षेत्र और कृषि भूमि का क्या है, यहाँ पर अभाव है। ठीक है, कृषि भूमि का अभाव है। उसके बाद अब देखेंगे तराई। तराई का अर्थ होता है सींचना। ठीक है, पाताल तोड़ कुएं वाला क्षेत्र है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। तराई कहाँ पाई जाएगा, हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर, पौड़ी जनपदों में विस्तृत है। नैनीताल का जो मैदानी भाग हो गया, और पौड़ी का भी मैदानी भाग हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसके बाद हमने गंगा का मैदान, ये कहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया था, ओनली हरिद्वार में विस्तारित है। यहाँ पर खादर, बांगर मिट्टी में धान, गेहूं और गन्ना आदि पाया जाता है। ठीक है, धान, गेहूं और गन्ना आदि यहाँ पर पाया जाएगा। खादर मतलब नवीनतम मिट्टी और बांगर मतलब पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से भी है। देखो, एक टाइप इस टाइप से भी कौन सा क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड में ना खाद्य फसलों में, ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका जवाब आप जो है कमेंट में करना। ठीक है, जो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो उत्तराखंड में खाद्य फसलों में टॉप तीसरे नंबर पर कौन सी फसल है, कौन सी, उत्तराखंड में खाद्य फसलों में टॉप टॉप थर्ड कौन सी फसल है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, उत्तराखंड की खाद्य फसलों में टॉप तीसरी फसल कौन सी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, देखो, अगर ओवरऑल हम देखें यहाँ पर, तो ओवरऑल में गेहूं फर्स्ट, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा आ जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। और आशा करूंगा सब कि आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही अच्छे हमने कंटेंट बनाया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा ये पसंद आएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी इससे ही रिवीजन करूंगा ना आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।